हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्राइस कोर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको अधिग्रहण न्यायालय भी कहा जाता है। इसके विषय में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ कि जैसे ये एक राज्य है और ये एक राज्य है, दोनों राज्यों के बीच में युद्ध हो रहा है। दोनों राज्यों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो जो नेवल शिप्स होते हैं, ठीक है, जो नौसेना होते हैं या नेवल शिप्स जो होते हैं, उनको जो है सो ये दोनों नेवल आर्मी जो है वो कैप्चर करती है कुछ कुछ सामानों को, कुछ कुछ जहाज़ों को और उसमें लदे मालों को। तो उसके बाद यहाँ के न्यायालय द्वारा एक स्थापित किया जाता है न्यायालय, जिसको अधिग्रहण न्यायालय बोला जाता है। प्राइस कोर्ट बोला गया है, ठीक है, प्राइस कोर्ट बोला गया है वो आपका। तो ये दोनों प्राइस कोर्ट जो है वो आपका दोनों में लगाया जाता है, और ये दोनों जो है आपका इसमें फ़ैसला किया जाता है कि ये जो है सो किसका माल है या फिर किस कंट्री का माल है, उसकी वैधता की जांच की जाती है, और उसके बाद उसी तरीके से प्राइस कोर्ट के द्वारा जो है वो फैसला लिया जाता है। यही है आपका प्राइस कोर्ट अधिग्रहण न्यायालय। आई होप समझ में आया हो। एक आपका राज्य है, मान लीजिए पाकिस्तान, एक आपका राज्य है इंडिया, दोनों की नेवी है, ठीक है, दोनों की नेवी है। दोनों की नेवी ने कुछ माल पकड़ा, कुछ जहाज़ पकड़े, कुछ जहाज़ पकड़े। अब यहाँ पर जो है सो ये भारत जो है वो अपना एक प्राइस कोर्ट करेगा, और ये पाकिस्तान अपना एक प्राइस कोर्ट करेगा। प्राइस कोर्ट में जो अधिग्रहण हुआ है, जो शिप्स या फिर जो भी माल जो है सो आया है, उसका जो है सो यहाँ पर फैसला होगा कि ये किसका है, किसको देना चाहिए, किसको सौंपना चाहिए, किसको नहीं सौंपना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्राइस कोर्ट। अब पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंतर्गत हम लोग और भी बातों को देखेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। पहला चीज़ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को। वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करो कि तुम किस शहर से, कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड शेयर करने की कोशिश करो मेरे चैनल को, ठीक है, चैनल को, वीडियो को। पहला हम लोग डेफिनेशन ऑफ प्राइस कोर्ट के बारे में बात करते हैं। अधिग्रहण न्यायालय की परिभाषा के बारे में हम लोग बात करते हैं पहले। तो युद्ध के समय युद्धरत राज्य समुद्र में एक दूसरे के जहाज़ों और माल को पकड़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, समुद्री सेना द्वारा पकड़े गए इस माल को अधिग्रहण कहा जाता है, ठीक है। जो माल को पकड़ा या जहाज़ को पकड़ा उसको अधिग्रहण कहा गया। पकड़े गए जहाज़ और माल की वैधता को निर्धारित करने के लिए युद्धरत राज्य द्वारा अधिग्रहण न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। पहला इसमें है लॉरेंस के अनुसार। तो लॉरेंस के अनुसार आपका अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय है, जिन्हें युद्धरत राज्यों द्वारा अपनी नौसेना द्वारा पकड़े गए माल की वैधता का निर्धारण करने के लिए अपनी अधिकृत की गई या मित्र राज्य की भूमि पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। आई होप लॉरेंस का जो आपका डेफिनेशन है प्राइस कोर्ट को लेकर के, वो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान अपना क्या कहते हैं प्राइस कोर्ट बनाएगा, इंडिया अपना प्राइस कोर्ट बनाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने क्या कहते हैं कानून के अंतर्गत ये बनाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायालय एक टाइप का ही ये बनाएगा, क्योंकि इसी का राष्ट्रीय कानून सब इस पे लागू होगा। ये भी राष्ट्रीय कानून ही अपना ये करेगा। तो या अपने भूमि क्षेत्र में ये बना सकता है ये अधिग्रहण न्यायालय, या फिर अपने जो मित्र राष्ट्र हैं इसके, उसके यहाँ जो है वो बना सकता है वो, ठीक है। दोनों चीज़ हो सकता है।
इसी कोटेशंस को मैंने इंग्लिश में कोट करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में एग्जामिनेशंस में लिखते हैं। तो प्राइस कोर्ट्स आर म्युनिसिपल ट्रिब्यूनल्स सेट अप बाय द belligerent states in their own territory for the purpose of deciding on the validity of the captures made by their cruisers। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका कोटेशंस जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू ऑसबॉर्न है, ऑसबॉर्न विद्वान के द्वारा। ऐसे न्यायालय जो मुख्यतः युद्ध के समय समुद्र में पकड़े गए माल के प्रश्न का उत्तर अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर देने का प्रयत्न करते हैं, अधिग्रहण न्यायालय कहलाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राइस कोर्ट। ठीक है, जब हम लॉ ऑफ वारफेयर पढ़ रहे थे, एरियल, नेवल और लैंड, उसी से रिलेटेड आपका प्राइस कोर्ट जाता है। कोर्ट्स specially constituted for the purpose of deciding the questions of maritime captures in time of war according to international law are prize courts। बहुत इजी लैंग्वेज में बनाने का कोशिश किया हूँ नोट्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो इस चैनल को या किस यूनिवर्सिटी से हो। अकॉर्डिंग टू हाइडे, अधिग्रहण न्यायालय के माध्यम से एक युद्धरत राज्य तटस्थ राज्यों और उनके नागरिकों के प्रति जहाज़ों और उनके माल के औचित्य का निर्धारण कर उनमें वे अपना स्वामित्व बताते हैं, दायित्व निभाता है। ठीक है, उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय न्यायालय होता है। पहला चीज़ दिमाग में रखिएगा, जो प्राइस कोर्ट होता है वो नेशनल कोर्ट होता है। ठीक है, किसी भी नेशन के द्वारा स्थापित किया जाता है। यह युद्धरत राज्य के राष्ट्रीय कानून को ही क्रियान्वित करता है, लेकिन इसके कार्य अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। ठीक है, वो जो है जैसे भारत है या पाकिस्तान है, वो अपने नेशनल लॉ के हिसाब से ही नेशनल कोर्ट बनाएगा या फिर कहे प्राइस कोर्ट बनाएगा, लेकिन ये काम किस फील्ड में करेगा? ये काम करेगा इंटरनेशनल फील्ड में, इंटरनेशनल लॉ के फील्ड में ये काम करेगा। फंक्शंस ऑफ द प्राइस कोर्ट, अधिग्रहण न्यायालय के कार्यों को देखते हैं। तो पिटकोवेट के अनुसार अधिग्रहण न्यायालय के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है समुद्र पर पकड़े गए जहाज और माल के मामले पर विचार करना। दूसरा है जहाज और माल के पकड़े जाने की वैधता सिद्ध हो जाने पर उसे राज्य में मिलाने का आदेश देना। तीसरा है पकड़े जाने की वैधता सिद्ध होने पर माल और जहाज को वापस और उचित क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की आज्ञा देना। चौथा है अनर्थ और अन्याय से सबके हितों की रक्षा करना। ठीक है, ये चार आपका जो है वो मेन जो है वो प्राइस कोर्ट के फंक्शंस हैं, प्राइस कोर्ट के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लॉज एग्जीक्यूटेड बाय द प्राइस कोर्ट, अधिग्रहण न्यायालय द्वारा लागू किए गए कानून। अधिग्रहण न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू किया जाता है। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। लॉरेंस का विचार है कि अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय कानून के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब किसी कंट्री जो है अपने नेशनल लॉ के आधार पर प्राइस कोर्ट बनाएगा तो वो अपने कानून पर ही आपका उत्तरदायी होगा ना। साधारणतः अधिग्रहण न्यायालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी लागू किया जाता है, लेकिन उनके निर्णय राष्ट्रीय कानून के ही भाग होते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून अधिग्रहण न्यायालयों के लिए एक स्रोत के रूप में ही होता है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो है प्राइस कोर्ट के लिए आपका एक सोर्स के रूप में होता है कि हाँ यहाँ पर इस तरीके से फैसला दिया गया था, या फिर इस देश और इस देश के बीच में युद्ध हुआ था तो इस तरीके का फैसला दिया गया था, तो हम भी इस तरीके का फैसला देंगे। ठीक है, तो एक सोर्स का काम करता है, लेकिन एक्चुअल में तो इंस्पायर्ड जो है वो नेशनल लॉ से ही हो रहता है।
दूसरे विचारक का कहना है कि यदि राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून में विरोध हो तो न्यायाधीशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून की ही मान्यता देनी चाहिए, को ही मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, को ही मान्यता देनी चाहिए। लेकिन अब तक दोनों में विरोध नहीं होता है, तब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून को ही मान्यता देनी चाहिए। ठीक है, ओपेनहाइम का विचार भी लॉरेंस से मिलता जुलता है। उसका कहना है कि अधिग्रहण न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्मित राष्ट्रीय न्यायालय ही है। प्रत्येक राज्य इसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कानून को ही क्रियान्वित करने के लिए करता है। इसलिए प्रायः अधिग्रहण न्यायालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून को ही लागू किया जाता है। दूसरे विचारधारा पिटकोवेट और पार्कर के विचार हैं। उनके अनुसार अधिग्रहण न्यायालय पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होता है और उसका प्रत्येक निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित होता है। ठीक है, टोटल का टोटल इंटरनेशनल लॉ पर ही निर्धारित होता है। इसलिए जो भी इसका निर्णय आएगा, जो भी इसके वर्डिक्ट आएंगे, वो आपका इंटरनेशनल लॉ पर ही आने चाहिए, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही आने चाहिए। नेक्स्ट हम लोग केसेस देखेंगे, मुकदमा देखेंगे। केसेस मुकदमा में देखेंगे तो पहला आपका है फॉक्स मुकदमा। फॉक्स केस 1811 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड स्टोरवेल ने फॉक्स के मामले में अपना निर्णय देते हुए कहा था कि अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कानूनों को मानता है और दोनों में शायद ही विरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, ये लॉर्ड स्टोरवेल का कहना था इस केस में, फॉक्स केस में। ठीक है, उसके बाद आपका एसएस जमोरा मुकदमा। एसएस जमोरा केस, प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वीडन का जहाज जमोरा ब्रिटेन की नौसेना द्वारा उसे पकड़ लिया गया जब यह अनाज और तांबा लेकर न्यूयॉर्क से स्टोरवेल जा रहा था। तांबा भी निश्चित विनिषेध वस्तु था। ये विनीत नहीं होगा, यहाँ पर विनिषेध वस्तु होगा। ठीक है, विनिषेध वस्तु होगा। विनिषेध वस्तु मतलब कॉन्ट्राबैंड, जो युद्ध के समय प्रतिबंधित रहते हैं। ठीक है, जो जब इंटरनेशनल लॉ में आपका जब दो देशों के बीच जो है सो युद्ध होता है तो जिन वस्तुओं को कॉन्ट्राबैंड किया जाता है यानी कि विनिषेध किया जाता है, उन वस्तुओं की बात की जा रही है। ठीक है, तांबा भी निश्चित विनिषेध वस्तु था, लेकिन जिस बंदरगाह में इसे जाना था वहाँ वह ठीक है, जिस बंदरगाह में जाना था वहाँ जो है यह प्रश्न उठा कि क्या यह माल शत्रु के लिए था या इस माल को जब्त किया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कहा कि अधिग्रहण न्यायालय राष्ट्रीय कानून को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करता है। इस जमूरा मामला का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हुआ। उपयुक्त मामलों के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण न्यायालय एक ऐसा न्यायालय है जिसे राष्ट्रीय कानून द्वारा गठित किया जाता है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को ही लागू करता है। नेक्स्ट हमारा है नेसेसिटी ऑफ द इंटरनेशनल प्राइज कोर्ट। अधिग्रहण न्यायालय एक राष्ट्रीय न्यायालय है जिसे राष्ट्रीय कानून द्वारा गठित किया जाता है। अतः आवश्यकता यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना की जाए। इस संदर्भ में 1907 ईस्वी में हेग सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया। 1967 में एक केंद्रीय अमेरिकन न्यायालय की स्थापना की गई जो अमेरिकी राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का फैसला करता था। यह 10 वर्ष काम करने के बाद समाप्त हो गया।
संयुक्त राष्ट्र के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की परम आवश्यकता है, जो विभिन्न राज्यों के बीच अधिग्रहण संबंधी निर्णयों से पैदा होने वाली कटुता का अंत कर सके। यदि हम विभिन्न राज्यों के बीच कटुता और तनाव को समाप्त करना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण न्यायालय की स्थापना परम आवश्यक है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि तुम कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, और बताना कैसा लगा, क्या लगा। आई होप पसंद आया हो, मेरी मेहनत थोड़ी आप लोगों को हेल्प की हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।